Good morning all of you. Welcome to Beta Maths Academy. आज अपन जो RRB ALP की सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ये 25 नवंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी ना, उसके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? कि किस प्रकार की सेल्स होती हैं जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, कि जो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, मल्टीसेल्युलर जीव होते हैं, उनमें होता है या फिर दोनों में होता है, किस प्रकार के जीवों में ये होता है। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर जो पाया जाता है वो हमेशा होता है मल्टीसेल्युलर जीवों में, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। कि उनकी जो बॉडी में होने वाले सभी कार्य हैं, जैसे मान लो कि डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्लड सर्कुलेशन है और अदर जो जितनी सारी एक्टिविटी होती हैं वो सभी की सभी एक ही सेल के अंदर होती हैं। वो एक ही सेल पूरे इन्वायरमेंट में उसके टच में रहती है। कि अगर इसकी वो एक कोशिका ही क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है, एक कोशिका ही क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो सभी जो कार्य करे जाते हैं, यहाँ तक कि लोकोमोशन वगैरह भी उसी कोशिका के माध्यम से होता है। तो जो सभी कार्य होते हैं वो एक कोशिका के द्वारा होते हैं। तो श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। जो मल्टीसेल्युलर जीव होता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तथा विभिन्न प्रकार के ऑर्गन होते हैं जो सभी कार्य अलग अलग करते हैं। तो इनमें डाइजेशन सिस्टम के लिए अलग कोई ऑर्गन होगा, अलग कोई सेल्स होंगी, और इनमें एक्सक्रीशन के लिए अलग होंगी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अलग होगा। तो सबके लिए अलग अलग सेल या ऑर्गन होता है। इसे क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि जो 3 कथन दिए गए हैं वो क्या है, करेक्ट है, और चौथा कथन जो दिया गया है क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखो, द्रव्य के कणों के बीच बल कार्य करता है। कि जो द्रव्य होता है उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। तो ये चीज़ क्या हो गई, सही हो गई। कि ये सही है कि कणों के बीच में कोई ना कोई फोर्स पाया जाता है। तो ये चीज़ क्या है, सही है। अपन को इनकरेक्ट देखना है। सेकंड ऑप्शन है, द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। तो ये चीज़ भी सही है। द्रव्य के कणों के बीच आप देखो कि जो मैटर होता है उसमें देखो सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। उसमें जो सॉलिड होता है उसके कण ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, अब आप सॉलिड पे प्रेशर दोगे तो क्या वो चीज़, प्रेशर देने से वो चीज़ नीचे दब जाएगा? सॉलिड बिल्कुल नहीं दबेगा। तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो लिक्विड होता है उसके कण थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। और गैस होता है, गैस में कण बहुत बहुत दूर होते हैं, तो उनमें बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो इस जो सॉलिड होता है उसमें कण ज़्यादा एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए होते हैं। तो अपना ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। कि जो द्रव्य होता है वो उसमें क्या होता है,
इनका सामर्थ्य होता है ना, जो भी कोई भी फोर्स पाया जाता है, मान लो अट्रैक्शन फोर्स हो, रिपल्शन फोर्स हो, सभी में सेम होता है। तो किसी भी प्रकार का द्रव्य हो, भले ही गैस सॉलिड हो, भले ही लिक्विड हो, भले ही क्या हो गैस हो, सभी में क्या होता है, समान प्रकार का होता है। तो ये आंसर क्या है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये स्थिर रहता है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सॉलिड होता है वहाँ पे फोर्स क्या होता है, ज़्यादा लगता है। इसके कंपैरिजन में लिक्विड में कम लगता है, और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में सबसे कम लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगता है, सामर्थ्य, जो आकर्षण बल का सामर्थ्य सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद में लिक्विड में कम और गैस में कम होता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। तो ये लाइन क्या हो गई, यहाँ से गलत हो गई। अपन को इनकरेक्ट आंसर देखना है, तो ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। सही आंसर अपना क्या होगा, सी। इसमें क्या होगा, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर नहीं रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। फोर्थ ऑप्शन है, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होती है, जो मैंने आपको थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझाया है कि कोई भी मैटर हो उनमें क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो ये आंसर भी अपना, ये तीनों सही हो गए। इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। अपन को क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कि 5 मीटर लंबा तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है। अब देखो, जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, R किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। और R होता है वो किस पे डिपेंड, ये तो क्या होता है, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और जो क्षेत्रफल होता है उसकी क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल या क्रॉस प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको अपन एक साथ लिखते हैं, तो L/A, R, इसको समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रो L/A। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब अपन को पूछा है, एक लंबाई दी गई है अपन को, है ना, दो लंबाई दी गई है अपन को, क्या पूछा गया है, एक रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। 10 मीटर लंबे तार का बताया गया है, और 5 मीटर लंबे तार का अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो L1 क्या हो गई, L1 हो गई 10 मीटर, L2 क्या हो गई, 5 मीटर, ठीक है। और R अपन को दिया गया है, और R2 अपन को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, ये इसके क्रॉस प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो गया, R समानुपाती L, ठीक है। तो अब अपन इसको निकालेंगे, R1/R2 इक्वल L1/L2। L1 भी अपन को दिया गया, L2 भी दिया गया, R भी दिया गया, निकालना क्या है, R2 अपन को निकालना है। अब देखो निकालते हैं, R/R2 इक्वल L1 कितनी है, 10 है, L2 कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। अब देखो, R2 अपन को निकालना है, तो क्या हो गया, 5R/10 इक्वल R2, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5R इक्वल टू R2, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, 0.5 ओम में हो जाएगा, ठीक है। R2 अपन ने निकाल लिया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के मॉडल में पाए जाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के पेयर मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। कि थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी
कहा जाता है। इसमें जो अपरमाणविक होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें से किसके बारे में इन्होंने बताया था? तो इसने क्या कहा था? एक क्लाउड होता है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन तरबूज होता है, उसमें बाहर के पार्ट में जैसे जैसे बीज होते हैं ना, उन बीज के बारे में इन्होंने बताया था कि ये जो पूरा बाहर का भाग होता है वो क्या होता है? एक धनावेशित भाग होता है। उस धनावेशित भाग के भाग में कौन से अपरमाणविक अणु धंसे हुए रहते हैं? तो वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने किस अपरमाणु के बारे में बताया था? ना प्रोटॉन के बारे में बताया था और ना न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। इसने किसके बारे में बताया था? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती हैं? तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो किसका सिक्रेशन नहीं करती हैं? तो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है? स्टमक की जो वॉल होती है ना, उसमें क्या होती है? अलग अलग प्रकार की सेल होती है जो क्या करती हैं? अलग अलग प्रकार के लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं। जैसे HCl होता है, HCl का सिक्रेशन कौन करता है? पेराइटल ग्लैंड, पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं? HCl का सिक्रेशन करती हैं। देन फिर क्या है? म्यूकस। श्लेष्मा का कौन स्राव करता है? म्यूकस ग्लैंड करती हैं, ठीक है। तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन का सिक्रेशन कौन करता है? पेप्टिक सेल करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्लाइवा। तो स्लाइवा का सिक्रेशन स्टमक में ना होके कहाँ पे होता है? बकल कैविटी में होता है, माउथ में होता है। कि जो स्लाइवा ग्लैंड पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समंगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो जो होमोजीनियस मिक्सर होता है उसमें क्या होता है? अगर अपन जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट जिन दोनों को लेते हैं उनको अपन मिलाते हैं तो सोल्यूट को अपन सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते हैं, विलय को विलायक से अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब अपन अपनी आंखों से विलय को नहीं देख सकते हैं, वो एकदम से उसमें घुल जाता है। जैसे आप नींबू और पानी का मिक्सर देख सकते हो, दोनों को मिलाते हो तो क्या फिर आप नींबू को अलग कर सकते हो? नींबू पानी बनाते हैं तब, या फिर आप जो शुगर होती है उसको पानी में घोलते हैं तो क्या शुगर अलग दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। नमक होता है, नमक को पानी में घोलते हैं तो क्या नमक और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? होमोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल हैं कि अपन को बनने वाले पदार्थ में सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण होता है वो भी होमोजीनियस मिक्सर का एग्जाम्पल होता है। सेकंड है जल में घुली चीनी होती है, वो भी होमोजीनियस मिक्सर का एग्जाम्पल है। फिर है जल में घुला हुआ लवण, वो भी मैंने नमक वाला आपको एग्जाम्पल दिया है, वो होमोजीनियस है। फिर है जल में तेल, जो वाटर इन ऑयल इन वाटर, अगर अपन पानी में वाटर को मिलाते हैं, पानी में ऑयल को मिलाते हैं तो ऑयल की एक अलग ही परत अपन को दिखाई देती है कि पानी अलग दिखाई देता है और जो ऑयल होता है वो अलग दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि दोनों मिक्सर क्या है? हिटेरोजीनियस होते हैं, कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं वो एकदम से मिलते नहीं हैं, उनकी दोनों के अलग अलग परत अपन को दिखाई देती है। तो वो क्या होता है? हिटेरोजीनियस मिक्सर होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? कि क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? अब देखो, जो शुष्क भुजा हुआ चूना क्या होता है? जो एक होता है बिना भुजा चूना, एक होता है भुजा हुआ चूना।
बिना बुझा चूना होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और बिन बुझा हुआ चूना होता है CaOS2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसने क्या बोला है बुझे हुए चूने में, तो CaOH2 में अपन को क्लोरीन गैस से प्रवाहित करनी है, तो क्या बनता है CaOCl2 प्लस H2O ये बनता है। ठीक है, अब इसको अपन क्या कहते हैं विरंजक चूर्ण कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बुझा हुआ चूना होता है जिसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत धारावाही चालक का इसका मतलब है 3 है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं और एक होता है वो नहीं करता है। तो विद्युत जनितर होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चुंबकीय प्रभाव पे डिपेंड करता है, विद्युत मोटर भी करती है और इलेक्ट्रिक फैन भी करता है, बट जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना वो किस पे होता है उसमें प्रभाव पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो अपना ऑप्शन क्या होगा सी राइट होगा कि विद्युत हीटर होता है और जो विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है क्योंकि ये उसमें प्रभाव पे निर्भर करता है, मतलब उसमें प्रभाव दर्शाता है। अगला प्रश्न है फलों तथा बीजों में निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन किसकी होती है, किस जो फाइटो हार्मोन होता है किस फाइटो हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है फलों और बीजों में। तो देखो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए डिपेंड करता है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो ऑक्सिन हार्मोन पे डिपेंड करती है। जैसे सनफ्लावर देखा होगा आपने, सनफ्लावर जैसे ही मतलब सनराइज होता है तो जो सनफ्लावर का फूल होता है वो क्या होता है जो फ्लावर होता है वो सूर्य की ओर झुक जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। जो जिस तरफ सूर्य राइज होता है उसी तरफ से सनफ्लावर झुक जाता है, तो वो क्या होता है उसमें गति के लिए गति जो होती है किस हार्मोन के कारण होती है ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। फिर है जिब्रेलिन हार्मोन, जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो सीड जर्मिनेशन और जो फ्रूट होते हैं फ्रूट सीड जर्मिनेशन और फ्रूट के विकास के लिए क्या होते हैं आवश्यक होता है। तो जो अपन को पूछा यही है फलों और बीजों में पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता किस हार्मोन की होती है जिब्रेलिन हार्मोन की होती है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है सेल डिवीजन को रोकने का कार्य करता है और जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो सेल डिवीजन को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन करना है। जो ट्रॉफिकल लेवल होते हैं ट्रॉफिकल लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल फोर्थ। जो ट्रॉफिकल लेवल फर्स्ट पे होता है वो कौन से होते हैं प्रोडक्टर होते हैं जो उत्पादन करने का कार्य करते हैं, जो खुद भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। कैसे होते हैं ट्रॉफिकल लेवल फर्स्ट पे होते हैं। तो ऑप्शन देखो ए अपना क्या है सही है, अपन को गलत युग्म देखना है। देन सेकंड पे कौन से होते हैं शाकाहारी जीव होते हैं, हर्बीवोरस जीव होते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पे क्या है सेकंड पोषण स्तर पे सेकंड न्यूट्रिशनल लेवल पे कौन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं उत्पादक होते हैं, प्रोडक्टर होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन किस लेवल पे होते हैं द्वितीयक पोषक स्तर पे
होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। फिर क्या है, तृतीयक पोषक स्तर, ठीक है, तो ये अपना कौन सा है, थर्ड ट्रॉफिकल लेवल है। तो इस पे जो कौन से होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं थर्ड ट्रॉफिकल लेवल पे। तो जो थर्ड ट्रॉफिकल लेवल पे, न्यूट्रिशन लेवल पे जो जीव होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, छोटे मांसाहारी होते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, तृतीयक पोषक स्तर पे होते हैं, स्मॉल कार्निवोरस, ठीक है। फिर है, ये ऑप्शन भी अपना सही हो गया। फिर है जीवाणु चतुर्थ पोषक स्तर पे होते हैं, बैक्टीरिया फोर्थ न्यूट्रिशनल लेवल पे होते हैं। ये क्या है, कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी चीज को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, मतलब अपघटन का कार्य करते हैं। तो ये हमेशा फर्स्ट या सेकंड ट्रॉफिकल लेवल पे पाए जाते हैं। तो ये कभी भी चतुर्थ पे नहीं पाए जाते हैं। जो फोर्थ न्यूट्रिशन लेवल होता है वहां पे कौन से जीव होते हैं, शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। जो बड़े मांसाहारी जीव होते हैं जैसे शेर, चीता, ये होते हैं ना, ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, चतुर्थ ट्रॉफिकल लेवल पे पाए जाते हैं। तो अपना ऑप्शन डी क्या होगा, गलत होगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करो। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और यह क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये सही है। सेकंड है, नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य कथन है। क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं वो क्या करती हैं, पोलन ग्रेन का निर्माण करती हैं, ठीक है। मैच्योर पोलन ग्रेन होता है उसे ही अपन नर मेल गेमिट कह देते हैं। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। देन थर्ड ऑप्शन है, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में स्टिग्मा में बनते हैं। तो स्टिग्मा की संरचना ये होती है, ठीक है, और नीचे क्या होती है, ओवरी होती है। इसमें ऐसे बीजांड लगे हुए होते हैं। तो ये क्या होती है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या होती है, ओवेरी, ठीक है। तो जो मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होते हैं, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित ना होके किस में होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। जो ओव्यूल होते हैं वो कहाँ होते हैं, ओवरी में होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं जो ओव्यूल का निर्माण करती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वर्तिकाग्र में ना होके किस में होते हैं, ओवरी में होते हैं। तो अपना इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निषेचन से हमेशा हमें जाइगोट प्राप्त होता है। तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट स्पर्म ओवम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ऑप्शन डी भी अपना क्या है, सही है। तो गलत आंसर कौन सा हो गया, सी गलत हो गया। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन पूछा है अपन को, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, इसके बाहर की तरफ पॉलिश करी हुई है। अब ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पे मतलब मान लो ये क्या है, इसका फोकस बिंदु है, फोकल पोल है, ठीक है। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। अब अपन को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पे वास्तविक रियल इमेज बनती है, ठीक है। इन्वर्ट होती है बट रियल होती है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब अवतल दर्पण के सामने कभी भी प्रतिबिंब जहां बनता है तो उसके बिंब की स्थिति देखनी होती है। तो अगर अपन वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो ही हमेशा प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पे बनेगा। तो अपना बिंब है, यहीं पे बिंब की स्थिति है, ठीक है। बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पे होगी। तो अगर कोई बिंब वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दोनों बिंब और प्रतिबिंब दोनों इक्वल होंगे, साइज इनकी क्या होगी, इक्वल होगी, बट ये क्या होगा, इन्वर्ट होगा,
ठीक है, और क्या होगा, रियल इमेज होगी। रियल इमेज उल्टा मतलब यहाँ ऊपर की तरफ रखी है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। वास्तविक मतलब जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो अब अपन को 20 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई है। ठीक है, तो ये कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, अब 20 सेंटीमीटर क्या है, इसकी बिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बन रहे हैं। अब चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग इस तरफ जो चिन्ह आते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेफ्ट में जो चिन्ह होते हैं नेगेटिव होते हैं, और राइट में जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो इसका आवर्धन का सूत्र जो होता है, मैग्निफिकेशन का सूत्र होता है माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब देखो बिंब, अब अपन को लेफ्ट की साइड है। ठीक है, तो अपन को दोनों चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही माइनस में लेने हैं। तो 20 माइनस 20 प्रतिबिंब और माइनस 20 ही बिंब की दूरी है। ठीक है, अब देखो, अब इसको काट दो, माइनस माइनस कट जाएंगे, m क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, -1 होगा। अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो 0 से 1 2 3 4 जितनी भी, तो क्या होगा, आभासी वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और अगर m 0 मैग्निफिकेशन 0 से कम है तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगी। तो अपना ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है। तो जो एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, तो इनके जो सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्कीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n। एल्केन का होता है CnH2n -2, और जो एल्काइन होती है उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n -2। तो अब देख लो कौन सा है, CnH2n, C2NH2n नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या आंसर होगा इसका, CnH2n सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया Al2SO4 3 प्लस BaCl2 एरो AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए बैलेंस करना, इक्वली बैलेंस इनको दोनों को करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें देखो Al2 कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरफ भी Al2 कितने हैं, 2 हैं, ये सही है। फिर यहाँ पे SO4 कितने हैं, 3 हैं, तो अब देखो SO4 यहाँ 3 है, तो मतलब SO4 भी 3 है, ये इतनी चीज़ बैलेंस हो गई है। फिर थर्ड ऑप्शन, फिर आगे है 3BaCl2, तो Ba कितने हैं, 3 है, तो Ba 3 है, तो Ba भी यहाँ पे कितने हैं, 3 है। फिर Cl2 है 2, ये 3, ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, तो 3 Cl और 2 ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 Cl हो गए। तो ये फर्स्ट ही अपनी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही हो गया। ठीक है, तो आगे वाले 3 क्या हैं, गलत हैं, देखनी ही नहीं पड़ेंगे अपन को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पे क्या होगा। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त पतन से गिर रही है, कोई विशाल वस्तु, तो उसका जो वेग होता है वो निरंतर क्या होता है, बढ़ता रहता है। जो वेग होता है गति के साथ साथ, समय के साथ साथ उसकी गति बढ़ती रहती है, तो गति बढ़ती है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती रहती है। तो विशाल वस्तु का क्या होता है, वेग बढ़ता रहता है।
अगला प्रश्न है, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में निम्नलिखित में से किस चटनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो कॉपर का अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज करा जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज करा जाता है। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर अपन को क्या होता है, शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो इसमें परिष्करण से किस चटनी का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का रूप यूज करा जाता है। किस रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अगला प्रश्न है, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम भी आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसा किस कारण होता है। मतलब अगर बस गति कर रही है तो अपन बस में बैठे हैं तो अपनी जो बॉडी होती है वो बस के साथ गति नहीं करती है, और जैसे ही बस रुकती है तो अपन बस के साथ आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी होता है। क्यों, क्योंकि अपन होते हैं जो बस के साथ गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होता है, सही होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि कुछ जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, जैसे सांप हो गया, कछुआ, टर्टल, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल जो ये होते हैं ना फैक्टर होते हैं, जैसे ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है। तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य जो करता है वो करती है टेम्परेचर करता है। कि टेम्परेचर क्या होता है, TDS, इसमें इसके द्वारा क्या होता है, TDS टेम्परेचर TSD टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन। जो टेम्परेचर होता है वो इनमें क्या करता है, इसके लिंग का निर्धारण करता है। कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बनने वाला जो रेप्टाइल है वो क्या होगा, मेल होगा, और कम होगा तो क्या होगा, फीमेल होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थे अपने सेकेंड शिफ्ट के 18 प्रश्न जो 25 नवंबर को हुई थी। तो आगे भी जो जितनी शिफ्ट हुई हैं उनके प्रश्न अपन ऐसे ही सोल्व करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।